नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज एनएचपीसी लिमिटेड के ऊपर। एनएचपीसी के ऊपर पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा क्वेश्चंस थे इस कंपनी के लेकर। बताइए, एनर्जी सेक्टर में है, रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक में कंपनी जो बहुत ज्यादा एक्टिव है, और ये हाइड्रो पावर का ये काम कर रही है, वो कर रही है। सब चीजों को लेकर आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन थे, इस वीडियो में उसका आंसर लेने की कोशिश करेंगे। आज 12 फेब है जब ये वीडियो शूट हो रहा है, रात को ये वीडियो शूट हो रहा है क्योंकि कल मुझे कहीं जाना है, और 13 फेब को कल आपको शाम को वीडियो मिल जाएगा। लेकिन हम इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, देखेंगे आज की डेट में इसका चार्ट क्या बोलता है, इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, और क्या वाकई रिटेलर्स के लिए ये एक बढ़िया शेयर है, और आने वाले कुछ सालों में यहां पे क्या बड़ी बुल मार्केट एक्टिव रह सकती है। सारी चीजों का एनालिसिस हम करने वाले हैं। उसके लिए आप इस वीडियो में बने रहिए। ध्यान रखिए, आपका भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी से जल्दी इस पर वीडियो आएगा। जैसे एनएचपीसी आया है वैसे ही आपका स्टॉक भी जल्दी से जल्दी आएगा। और इस चीज को भी ध्यान रखिए, पूरा डिस्कशन एक एजुकेशनल डिस्कशन है जिससे आप कुछ लर्निंग ले। मेरा आना यहाँ पे तभी सफल है जब मैं आपको कुछ सिखा पाऊं। और देखिए, मेरे से गलतियां बहुत हो सकती है, उसके लिए मैं पहले एडवांस में आपसे क्षमा चाहूंगा। अब करते हैं इसके ऊपर बात। एडवाइजर के साथ कंसल्ट करना आप बिल्कुल ना भूलें। एनएचपीसी का ये चार्ट में बेसिक लेवल डाटा लगाया है खाली। अभी अपने हाई से स्टॉक जो है 33% तक करेक्ट हो चुका है। देखिए, स्टॉक में जब अचानक एक बुल रन आती है तो वहां पर सब लोग आ जाते हैं, कुछ वहां पे नादान परिंदे भी आते हैं। नादान परिंदे मैं किसको कहता हूं? नादान परिंदे वो होते हैं जो कि उड़ते उड़ते यहां पर आते हैं। ये देखो, ये उड़ते उड़ते यहां पे आए हैं कि भाई हमको भी स्टॉक चाहिए, हमको भी स्टॉक चाहिए, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। ये ऐसे उड़ते उड़ते यहां पे आते हैं। वो नादान परिंदे कब आते हैं? जब मूव आ चुका होता है वो तब आते हैं, और मूव आने के बाद वो यहां पे फंस जाते हैं। उसके बाद स्टॉक नीचे गिरता है तो वो कहते हैं कि कभी ना कभी तो चलेगा, ये तो होगा, वो तो होगा। लेकिन वो ये नहीं समझते कि जब स्टॉक गिरा है तो अपने हाई से 30% गिरा है। लेकिन अगर सेम स्टॉक अब अगर यहां से बढ़े, इस पॉइंट से अगर वो वापस अपने ऑल टाइम हाई पे जाता है तो स्टॉक में 50% से ज्यादा की अपसाइड हो जाएगी। तो एक एनालिस्ट में और एक नादान परिंदे में यही फर्क है। वो कहीं भी शेयर को ले लेगा, और एनालिस्ट को वहां पे लेना है जहां से उसमें मूवमेंट शुरू हो सकता है सेटअप के हिसाब से। हालांकि ये तो बात रही एनएचपीसी के सिंपल और बेसिक लेवल डाटा की। मैं एक बार मंथली चार्ट आपको दिखाता हूं, फिर हम इसके फंडामेंटल का डिस्कशन करेंगे। मंथली चार्ट पे आप ध्यान से देखिए, लोगों ने एक हवा तो बना रखा है कि एनएचपीसी में बहुत बड़ी तेजी है, बहुत बड़ी बुल मार्केट है, जो है बहुत अच्छे रिटर्न्स दे दिए कंपनी ने। लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, उस बेचारे को क्या रिटर्न है जिसने 2010 में इस स्टॉक को 42 रुपीस पे लिया था? या सब कुछ एडजस्ट करने के बाद का प्राइस है 42 रुपीस। 42 के आसपास का ब्रेकआउट अगर मुझसे पूछते तो मैं एंट्री करता यहां पर, ये इस रेंज के आसपास, ये जो ब्रेकआउट की रेंज थी, थोड़ी जूम करके आपको दिखाता हूं, यहां पर मैं एंट्री करता यहां पर। और साल डेढ़ साल के अंदर स्टॉक जो है वो 100% अपसाइड लेने का कैपेबिलिटी रखता है। तो वो देखिए, इसमें काम हो चुका था। यहां से एंट्री जिसने करी है, पैसा उसका है। यहां पर एंट्री करके अगर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड बैठा है तो उसका पैसा नहीं है। स्विंग किया है तो वो अपना निकल चुका है। ध्यान दीजिए, 2010 में कोई स्टॉक 42 का था, हमेशा प्रीवियस ऑल टाइम हाई से देखा जाता है, कभी भी बॉटम से नहीं देखा जाता। रीजन क्या है? बॉटम पे किसने लिया, किसने नहीं लिया, किसी को नहीं पता। लेकिन ऑल टाइम हाई से नीचे के प्राइस पे ही बाकी शेयर होल्डर्स के पास होगा। तो 42 से नीचे के प्राइस का ही होगा अगर पीछे था तो 42 से अभी तक कितना रिटर्न दिया वो देखा जाता है। 2010 से 42 के प्राइस से अभी 81 रुपीस है। कितने साल बाद? 14 ईयर्स के बाद। 13-14 साल में अगर कोई स्टॉक डबल हुआ है तो इतनी हाहाकार मचाने वाली क्या बात होगी। लेकिन हाँ, ये भी देखेंगे कि अभी कोई टर्न अराउंड आ सकता है क्या, बिकॉज मल्टी ईयर ब्रेकआउट है जो कि मुझे बड़ा पसंद आता है। तो अब क्या हो सकता है वो देखते हैं। सबसे पहले करते हैं इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। तो अब चल रहे हैं हमारे सामने एनएचपीसी के फंडामेंटल्स। कंपनी मिनी रत्न कंपनी है कैटेगरी 1 की, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। कंपनी क्या काम करती है? जनरेशन एंड सेल करती है बल्क पावर टू वेरियस पावर यूटिलिटीज। अब इस कंपनी में देखिए है क्या, एक्चुअली हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन कंपनी है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो कंपनी बनाती है, और साथ में ये जो दूसरे प्रोजेक्ट होते हैं या कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है, जो कि पावर से रिलेटेड होती है, उनका भी काम करती है। इसकी कैपेसिटी वगैरह जो है वो यहां पे लिखी हुई है। हालांकि मैं इतना इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं लगता इतनी इन डेप्थ एनालिसिस की जरूरत एक रिटेलर को होती है। और अगर वो कर भी लेता है तो यहां पे कब क्या चेंज होगा आपको पता नहीं चलेगा। वो एफआईआई, डीआईआई या फिर बिग प्लेयर्स को पता रहता है। लेट देम डू देयर वर्क एंड यू नीड टू ऑब्जर्व दीज डाटा प्लस चार्ट्स। That's are enough for you. That are enough for you. आगे देखो, यहां पे बात करते हैं मार्केट कैप की। कंपनी 81,000 करोड़ की मार्केट कैप रखती है आज की डेट में। 81 रुपीस का प्राइस है, 39 रुपीस का बुक वैल्यू है स्टॉक का, 21 की पी है। अगर इसको कंपेयर किया जाए आरओसी आरओई के साथ तो ये पी थोड़ी एक्सपेंसिव तो लगती है, ये तो मानना पड़ेगा। यहां पर बात कर लेते हैं कंपनी के यहां इंडस्ट्री की पी से, जो कि 29 के आसपास है, तो इंडस्ट्री की पी से कम है, वो भी हमें देखना है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग गजब किसके नाम है?
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट की होल्डिंग है। डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे 0.77 जो कि थोड़ा सा खराब है, हालांकि गवर्नमेंट कंपनी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ईपीएस कंपनी का अच्छा कहा जाएगा, 3.5-4 रुपए का ईपीएस 81 के शेयर पे लगभग ये हो गया 4.5% के आसपास का रिटर्न, तो ये रिटर्न हो जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। 4.5% के आसपास का ईपीएस है यहाँ पे कंपनी का। बात कर ले कंपनी के डिविडेंड यील्ड की तो 2% के आसपास का डिविडेंड यील्ड है, कुछ खास नहीं है। यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ बहुत सी नॉर्मल रही है, कोई खास नहीं रही है। मार्केट कैप ओवर वैल्यूएशन की तड़का दिखाती है भाई, यहाँ पे पीजी रेशियो ओवर वैल्यूएशन का तड़का दिखाता है डेफिनेटली, लेकिन इससे हम डिसीजन नहीं ले सकते, ओवर वैल्यूएशन है ये पता चलता है। फ्री कैश फ्लो काफी अच्छा कहा जाएगा। यहां पर बात कर ले इन्वेंट्री टर्नओवर की तो वो भी ठीक ठाक है, वो भी यहां कर सकते हैं, बट इतना कोई रोल उसका नहीं रहता है। आगे बात करते हैं यहां पे कंपनी के एवरेज पी रेशियो की। अगर आप एवरेज पी देखें तो वो 9 का रहा है और अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 21 के आसपास, तो डेफिनेटली यहां पे एक्सपेंसिव तो है। अब उसके चक्कर में देखो ये भी हो सकते हैं सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी और ये सारे नाम आजकल जुड़ रहे हैं तो कुछ भी चल जाता है, तो वो भी रीजन हो सकता है। प्लस देखिए गवर्नमेंट का जो नियत है ना, जब वो साफ होता है तो पीएसयू में तेजी आती है, ये रियलिटी है। आगे बात करते हैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स की। ध्यान से देखिए कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे रहे हैं, आपको पता चलेगा। आज ही रिजल्ट आया 2005-6 की, यहाँ पे सेल्स आई है और 628 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट दिया है। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा दिसंबर 2021 में लगभग इतना ही था, प्रॉफिट अच्छा था। दिसंबर 22 में सेल्स काफी अच्छी थी, प्रॉफिट इससे अच्छा था, मतलब उससे अच्छा था यहाँ पे। इसको आप पीछे दिसंबर 20 में भी ले जाइए और यहाँ पर भी प्रॉफिट अच्छा था, तो आप पिछले 3-4 साल में सबसे खराब क्वार्टर लाए हो दिसंबर का। वेरियस रीजंस हो सकते हैं, हमें उतना इन डेप्थ जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें इसको समझना है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे आपको पता चलेगा कंपनी के लिए सितंबर जो है वो एक अच्छा क्वार्टर रहता है, मुझे सितंबर बहुत लगता है। सितंबर में देखो पिछले 3 क्वार्टर से अच्छी तेजी मिलती है, यहां पर भी आप अगर सितंबर को देखेंगे पिछले 3 क्वार्टर से अच्छी तेजी देखने को मिलती है। यहां पर भी आप सितंबर को देखिए पिछले 3 से अच्छी तेजी थी, और सितंबर के प्रॉफिट देखिए शानदार आते हैं हमेशा। सितंबर के प्रॉफिट जो है वो काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। सॉरी, ये वाला है सितंबर का प्रॉफिट, और यहां पर भी अगर आप सितंबर का प्रॉफिट देखें ये वाला है, तो सितंबर में कंपनी अपना हाईएस्ट एवर प्रॉफिट लेकर आती है। पिछले कई सालों से यही पैटर्न इस स्टॉक का रहा है, और दिसंबर में जो है वो कंपनी की सेल्स जो है वो कुछ खास नहीं रहती, ये भी हमें देखने को मिलता है। हालांकि कंपनी खराब नहीं होती, बट इस चीज भी हमें नोट करनी चाहिए। सिर्फ 50 पैसे का ही जो है वो ईपीएस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, सिर्फ 50 पैसे का ईपीएस, और जो कि पहले सितंबर में ₹1.54, ₹1.53 और ₹1.33 तक चला जाता है। लास्ट कई सालों में दिसंबर का ईपीएस भी जो है वो इतना खराब नहीं आया है, ये भी हमें नोट करना होगा जितना कि अब आया है। तो इसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं, हमें उतना इन डेप्थ जाने की आवश्यकता नहीं। आगे बात करते हैं, यहां पर पी&एल को समझिए। पिछले कई सालों की अगर आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी सेल्स ग्रोथ फिलहाल नहीं आई है। देखिए इसमें पैसा क्यों लग रहा है लोगों का, इसलिए लग रहा है कि यहाँ पे उम्मीद है कि आने वाले समय में बहुत कुछ टर्न अराउंड हो सकते हैं, और ये उम्मीद गलत भी नहीं है, ऐसा हो सकता है, दैट्स रियलिटी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी भी शेयर को कहीं पे भी बाय कर लें। इसको समझिए, यहां पर सेल्स की ग्रोथ आपको दिख रही है, कुछ खास नजर नहीं आ रही है। प्रॉफिट की ग्रोथ आप देखिए कुछ खास नहीं है, लेकिन अच्छी चीज क्या है, अब आप इस कंपनी को देखिए हाईएस्ट एवर प्रॉफिट की तरफ जो है वो कंपनी अग्रसर है। उस साइड में कंपनी जो है वो अपनी डायरेक्शन ले चुकी है और उसी तरफ कंपनी जा रही है। फंडामेंटली खराब नहीं कह सकते, अच्छी चीज है। हाँ, ओवर वैल्यूएशन का तड़का तो यहाँ पे नजर आता है। अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कुछ खास नहीं रही है, ठीक ठाक है, बहुत कम है, और यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत कम है, कुछ खास नहीं रही है, ये हमें एक्सेप्ट करना होगा। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो अब रिटर्न अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो रिटर्न जो है उनसे पूछिए जिन्होंने 2010, 11, 12, 15 में लिए हैं, वो बता सकते हैं, या फिर इतना पेशेंस रखा हो कि 2020-22 तक बैठे हो, उनके लिए रिटर्न है, बाकी रिटर्न्स नहीं आए हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही नॉर्मल है, 10% के लगभग की। तो ये यहाँ पे अगर प्रोमोटर्स होल्डिंग इसकी देख लें आप शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो पता चलेगा कि प्रोमोटर्स के पास 71% क्वांटिटी है, जो कि किसकी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एफआईआई को देखिए, यहाँ पे लगातार पिछले 2 साल से इन्होंने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है, और देखिए इनका जहां भी जिस स्टॉक में आना होता है वहां पे कुछ ना कुछ तड़का लग ही जाता है। साथ में अगर आप डीआईएस को देखेंगे, डीआईएस ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग कम करी है, और अभी रिसेंट में इन्होंने वापस अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई है। गवर्नमेंट की होल्डिंग आपको यहां पे अलग से दिखेगी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट वगैरह की होती है। यहां पे पब्लिक की जो होल्डिंग है वो आपको दिखेगी सिर्फ 6% के आसपास है। अब देखो मेरे भाइयों, इस बात को बहुत सा नोट डाउन करके रख लेना, ध्यान से समझना। किसी स्टॉक की 94 या 95% होल्डिंग किसके पास है, बिग प्लेयर्स के पास है, बिग प्लेयर्स के पास। ये भी सच है कि उस कंपनी को मैनिपुलेट करना भी इजी हो जाता है, ध्यान रखिए, ये भी सच होता है, क्योंकि 5% होल्डिंग अगर कोई कैप्चर कर ले, 5% होल्डिंग मतलब 80,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 5% के लिए कितना चाहिए, 4,000 करोड़। अब आपको लगता है बिग प्लेयर्स के पास सिर्फ 4,000 करोड़ नहीं होता, बिल्कुल होता है, उससे कंपनी को मैनेज किया जा सकता है, होता है, दैट्स ऑल्सो रियलिटी। मैं ये नहीं करा इसमें हो रहा होगा, लेकिन ये एक सीखने की बात है कि ऐसा होता है, तो हमें वो भी अपने माइंड में रखनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं चार्ट पे, देखते हैं कि आज की डेट में इसका चार्ट क्या बोलता है और क्या किया जा सकता है।
तो अब हमारे सामने चल रहा है एनएचपीसी का मंथली चार्ट। यहां पे डाटा को ध्यान से समझिए। देखिए मेरे लिए ये स्टॉक बेस्ट कब होता, मैं मोस्टली किन पैटर्न्स पे काम करता हूं जो मैं आपके साथ बार बार शेयर करता हूं, वो होते हैं ब्रेकआउट्स के ऊपर। यहां पे जैसे आप देख सकते हो दिस वाज अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट, ये लगभग यहां पे 12 साल बाद का एक ब्रेकआउट था। तो यहां पर एक बेस्ट टाइम था इसको लेने का, एक्यूमुलेट करने का, वहां पर उसको देखने का, क्योंकि उसके साल 2 साल बाद में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलती है। अगर आप देखेंगे तो देखिए ये तेजी आई, और मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं, जिससे मुझे बड़ी पीड़ा होती है, मुझे बहुत दर्द होता है इस चीज को लेकर, कि आप भागते हुए स्टॉक में क्यों एंट्री लेते हो। करेक्शंस आते ही हैं, और अगर करेक्शंस नहीं आ रहे तो चिंता मत करिए, वो स्टॉक उस भाव पे आपको मिल जाएगा जिस भाव पे आपने उसको देखा है, वो मिलता है। बहुत ज्यादा चांस है इस चीज के। यहां समझिए आप इसको ध्यान से, लोग क्या गलती करते हैं, लोग इस मूव में उसको कैप्चर करना चाहते हैं, जबकि उसमें ऑलरेडी तेजी आ चुकी होती है, तब उसको कैप्चर करना चाहते हैं, और अपने हाई से स्टॉक को फिर 30, 40, 50% डाउन देखते हैं, फिर कहते हैं कि स्टॉक कब चलेगा, फंस जाते हैं, और फिर बाद में पछताते रहते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ डाटा प्रेजेंट करना चाहता हूं। देखिए मल्टी ईयर ब्रेकआउट की थ्योरीज जो होती है, उनके हिसाब से अगर आप काम करना शुरू कर दो और कोई स्टॉक भाग जाए, मान लो कोई स्टॉक भाग गया, तो आपके पास क्या ऑप्शंस होते हैं, और एनएचपीसी आगे चलेगा कि नहीं चलेगा वो भी आपको अभी पता चल जाएगा। सबसे पहले ये मैंने आपके सामने लगाया टाटा पावर का चार्ट। इसमें देखिए कितना बड़ा मल्टी ईयर ब्रेकआउट था, और उसके बाद देखिए स्टॉक एक बार स्ट्रेट वे में ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद क्या सीधा ऊपर जाता रहा? जी नहीं, स्टॉक करेक्ट होता है, नीचे आया, टाइम वाइज प्लस प्राइस वाइज करेक्शन किया, सबको मौका दिया, और अपने सेटअप के हिसाब से देखो, आप वहां पे काम करना चाहते तो कर सकते थे, इन्वेस्टमेंट का भी मौका दिया, सब कुछ दिया। अब देखो वो अपने जहां से बॉटम बना वहां से भी डबल हो चुका है स्टॉक। तो बेटर होगा किसी भी स्टॉक को आप उस समय लो जब वो चलने के बाद ब्रेक ले, टाइम वाइज प्राइस वाइज कंसोलिडेशन करे या करेक्शन करे, तब लिया जाता है। सेकंड चार्ट पे चलते हैं, दिस इज परसिस्टेंट सिस्टम चार्ट। आप ध्यान से देख सकते हो एक बड़ा ब्रेकआउट होने के बाद क्या हुआ स्टॉक में, अगेन एक पॉज लगता है फिर, और फिर देखिए अगेन ऊपर चला जाता है। भागते हुए को नहीं लेना, कसम खा लो इस चीज की, भागते हुए को नहीं लेंगे। घोड़ा चलने वाला है तब लो, जब वो चल के थक चुका है तब थोड़ी लोगे, ये भी तो समझो। आगे बात करो मान इंफ्रा कंस्ट्रक्शन, मेरा स्टॉक ऑफ द वीक रहा हुआ है, देखिए क्या शानदार रिटर्न्स मिल रहे हैं, और मान इंफ्रा के लिए देखिए क्या शानदार तेजी इसमें आपको देखने को मिल रही है। आगे चलिए जीनस पावर की बात कर लीजिए, क्या एक बार में ऊपर गया? जी नहीं, चांस दिया, बिल्कुल चांस दिया, एकदम तेजी के बाद रुकता है, ब्रेक लगता है, चांस मिलता है, तब लीजिए ना, बेटर वो होता है। हाँ कुछ स्टॉक ऐसे हो सकते हैं जो आपको चांस दे ही ना, लेकिन उसके लिए 10 स्टॉक में ना 8 स्टॉक 7 स्टॉक आपको चांस दे, 1 या 2 नहीं दे, तो उस 1-2 के लिए हम 8-10 में अपना लॉस थोड़ी करवा लेंगे। इतना तो समझिए, सेटअप पे काम करिए, भागते हुए को मत लीजिए। चलते हुए घोड़े पे बैठना है, चलती हुई ट्रेन में चलना है, चलती हुई ट्रेन में उतरना है, मायना ये चीज है सच, लेकिन ट्रेन जब निकल ही चुकी, एकदम आगे चल चुकी, फिर जाके क्या करोगे? घोड़ा जब थक चुका फिर क्या करोगे भाई? समझो इस चीज को। अब एनएचपीसी को भी समझो, यहां पर भी अब क्या हो सकता है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद पोज लगने वाला है, टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शंस की तैयारियां हो चुकी है, तो समझदार को मेरे हिसाब से इशारा काफी होगा। गवर्नमेंट का नियत सही हुआ तो यहां पे भी चांस होगा आने वाले समय में 2 से 5 साल के लिए यहां भी एक अच्छी बुल मार्केट क्रिएट हो सकती है, बट उसके लिए सेटअप भी देखने होंगे। हम फिलहाल आइए वापस चलते हैं चार्ट पे। सबसे पहले देखते हैं इसका, देखिए मंथली चार्ट जो हमारे सामने है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें मंथली चार्ट पे एक चीज पता चलेगी, स्टॉक के लिए यहां पर 64 पे जो है वो एक सपोर्ट क्रिएट है। उससे पहले देखिए जो सपोर्ट है वो कोई बहुत बड़े सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल है वहां से भी पहले, लेकिन 64 पे बड़ा सपोर्ट है। मंथली चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखें, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, तो अब यहां पे कंसोलिडेशन हो सकता है, बिकॉज प्राइस वाइज तो करेक्ट हो भी रहा है, टाइम वाइज भी करेक्ट होगा, उसके बाद कुछ रिटर्न से इन्वेस्टर्स को देगा, तब तक रिटर्न मिलने मुश्किल हो जाते हैं। ये हमने देखा। वीकली चार्ट कन्वर्ट करते हैं, वीकली चार्ट पे क्या करें, और फिर बात करेंगे आज की डेट में किया क्या जा सकता है। दिस इज द वीकली चार्ट, आपको साफ साफ दिख रहा है। चलिए मैं इस डाटा को हटाता हूं यहां से, ये 50% वाला डाटा, और दिस इज डाउनफॉल डाटा। अब इसको आप ध्यान से देखिए, यहां पे आपको पता चलेगा स्टॉक जो है अपने एक मेजर सपोर्ट एरिया के पास आके खड़ा हो रहा है, जो कि लगभग 75 रुपीज के आसपास है। ये 75 पे इसका एक बड़ा सपोर्ट होगा, उसके बाद में स्टॉक के लिए यहां पर जो है वो एक सपोर्ट एरिया क्रिएट होगा। तो हमें इन दोनों एरियाज को ध्यान में रखना होगा, इन दोनों एरियाज को नोट डाउन रखना है। यहां पर स्टॉक के लिए जो स्विंग करेंगे उनके लिए एक चांस बन सकता है, बट स्विंग में आपको समझ में आना चाहिए वो बहुत रिस्की स्विंग होगा, बिकॉज फॉलिंग नाइफ है, फॉलिंग नाइफ में रिस्की स्विंग ही होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिलहाल अगर वीकली चार्ट पे ट्रेंड देखा जाए तो दिस इज प्रॉफिट बुकिंग। ये क्या है? ये प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेंड है। अभी फिलहाल जो चल रहा है वो प्रॉफिट बुकिंग ट्रेंड है, ये हमें पता चल रहा है इतना। और स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट पहली ये रेंज होगी 75-77 के आसपास, और उसके बाद जो 72 से 68 के बीच में एक अनदर सपोर्ट जो वो रहने वाला है वीकली चार्ट पे। आगे बात करते हैं डेली चार्ट की। अब ध्यान से समझिएगा, इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब IRFC, RVNL और इन सब स्टॉक पे वीडियो डाले तब भी बताया था कि स्टॉक जो है वो ज्यादा दिन तक
ज्यादा दिन तक अपने ईएमए लाइन से दूर नहीं रहेगा, उसको करेक्ट करने के लिए नीचे आना पड़ेगा। सो यू कैन सी दिस, अगर आपने ईएमए बेसिस पे भी काम किया है, रिटर्न्स आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं, करने वाला चाहिए। और देखिए अब वो उसको करेक्ट करने आ चुका, इसके पास यहां तक नहीं आएगा स्टॉक, बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन अब टाइम वाइज रुकेगा तो ये प्राइस अपने आप यानी ईएमए बढ़ जाएगा और अपने आप उसके पास आके खड़ा हो जाएगा। तब वहां पे स्मार्ट प्लेयर्स फिर से एक्टिव होंगे, हमें देखना होगा वो क्या करते हैं और उसी हिसाब से हमें डिसीजन लेना होगा। तो एनएचपीसी के लिए ये आपको समझ में आना चाहिए। डेली चार्ट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी बड़ा सपोर्ट लगभग 75 रुपीज के आसपास निकल के आता है, जो हमने देखा हुआ है 75 के आसपास, इसमें भी अच्छा सपोर्ट है एक डेली चार्ट पे, जो कि गुड सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकता है। डिमांड जोन है ये, एक पूरा डिमांड जोन के तौर पे एक्ट कर सकता है, इसको हमें समझना होगा। ऊपर की बात करें तो देखिए अभी 90 रुपए, 96 रुपीज, 100 रुपीज, 110 रुपीज, सब जगह रेजिस्टेंसेस उसको मिल सकते हैं। लेकिन ये फॉलिंग नाइफ है, पिछले 4-5 दिन से लगातार प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, यहां पे पॉज भी लगेगा, ओवरसोल्ड हो चुका है तो पॉज लगेगा। सेटअप बनने के बाद स्विंग वाले देखेंगे, तब तक स्विंग वाले बिल्कुल नहीं देखें। हाँ, किसको देखना है वो मैं आगे बताऊंगा। अब फिर से इसमें चलते हैं हम वीकली चार्ट पे, देखते हैं कि अभी वीकली चार्ट जो है वो क्या बोल रहा है, ताकि हमारे देखिए अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर बन जाए कि अभी कर क्या सकते हैं। सो दिस इज वीकली चार्ट। अब बात करते हैं कि आज की डेट में क्या किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो नीचे से ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, क्योंकि ऊपर से तो है उनका तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता फिलहाल। नीचे से अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, या चलो ऊपर वाले भी काउंट करते हैं कि यहां से भी कोई इन्वेस्टेड है, हम अपनी केस स्टडी के लिए उसको समझते हैं। तो इस केस में अगर मैं होता तो क्या करता, या एक आइडल इन्वेस्टर जो होता है, ट्रेडर होता है, मानो फंस गया, तो वो क्या कर सकता है, वो एक ही काम कर सकता है, वो देखेगा कि स्टॉक का ट्रेंड ओवरऑल क्या है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म का ट्रेंड बुलिश है। अब मेरा विजन अगर 2 से 5 साल के लगभग का है, 2 to 5 ईयर्स के लगभग का है, तो क्या कर सकता हूं मैं, नीचे अगर प्राइस पे मिलता है तो आई शुड डेफिनेटली एक्यूमुलेट। जैसे कि मैंने पीछे में आपको पास्ट में वो चार्ट्स दिखाए जो कि बाद में एक्यूमुलेशन के बाद खूब अच्छे रिटर्न्स देते हैं, तो आने वाले 2 से 5 साल का व्यू है, उसे ही देखना चाहिए, वरना नहीं देखना चाहिए। ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, नीचे से अगर कोई ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो वो क्या कर सकता है, उसे ध्यान रखना चाहिए था कि डेफिनेटली उसने प्रॉफिट बुक किया होगा, मैं ऐसा मान के चलता हूं, उसे अभी भी एज इट इज राइड करना चाहिए। अगर वो नीचे से बैठा है, मैं अगर नीचे से होता तो मैं क्या करता, मैं राइड करता अपनी कॉस्ट निकाल के कि अब बैठे हैं इसको राइड करेंगे, आराम से बिंदास राइड बनता है, बिकॉज मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे है और बहुत बड़ी गिरावट आएगी तब एक्यूमुलेशन का सोचेंगे, या खाली पैसा पड़ा हो, देखता हो कि हाँ अब इस कंपनी में लगाया जा सकता है, तब लगा के बैठना है। ऐसा नहीं कि लोग लगा रहे हैं तब पैसा लगा दिया, जी बिल्कुल भी नहीं। एक्यूमुलेशन जोन में आ रहा है, दिख रहा है चार्ट पे कि ऐसा होने वाला है, कुछ कट रहा है, कुछ हो रहा है, फॉर्मेशन बन रही है, कोई सेटअप बन रहा है, तो काम, वरना काम नहीं करना। आगे बात करते हैं, कई लोग बात करेंगे यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्ट करें क्या, क्योंकि देखिए अब है ना, अब मार्केट में यही बात चलेगी, एनएचपीसी नीचे आ गया, अब ले लें क्या, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। आपको जैसे मैंने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिखाया, इसको मैं आपको एक बार फिर से मंथली चार्ट पे दिखाना चाहूंगा कि ये जो होते हैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स, इसके बाद में स्टॉक रुकते भी हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि आप फ्रेश इन्वेस्ट करते ही चल जाएगा, एक्यूमुलेशन का ही चांस होता है ज्यादातर। तो फ्रेश इन्वेस्ट किस मोड में होगा, एक्यूमुलेशन मोड में ही होना चाहिए अगर कोई करता है ऐसे चार्ट पे, तो दैट शुड बी ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्यूमुलेशन मोड। वो कभी भी वन टाइम मोड में नहीं होना चाहिए, वन टाइम को सिंपली ना कर देना, वन टाइम में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस बात को आप समझिए। और अगर कोई गलती से वन टाइम कर लेता है तो फिर ये मान के चलना कि कुछ भी हो सकता है, कोई चीज फिक्स नहीं है। आने वाले 2-5 साल में जैसे आपने देखा है कि ये चार्ट्स ऐसे रहते हैं, फिर यहाँ पे एक अपसाइड आती है, वहां पे आपको स्टॉक में 50 से 100% की अपसाइड इजीली मिलती है कम से कम 2 साल के अंदर, और 5 साल में स्टॉक काफी अच्छे रिटर्न देता है, बट 2 साल में रिव्यू बनता है उसका, ये भी एक्सेप्ट करना होगा। तो ये हुआ फ्रेश इन्वेस्ट वालों के लिए। क्या यहाँ पे कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि विद स्टॉप लॉस कर ले, कुछ ऐसा कर ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि बस ये ध्यान रखो, मंथली बेसिस पे ₹64 का इंपॉर्टेंट लेवल होगा, मंथली बेसिस पे ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके नीचे मंथली क्लोज जो है वो बहुत खराब होगी, मंथ क्लोज खराब हो जाएगी, बहुत खराब हो जाएगी, ये नोट करो, क्योंकि यहां पर बहुत अच्छी तेजी बनी हुई है इसके बाद। तो अगर इसको भी तोड़ दिया तो इसका मतलब फिर बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। आगे बात करते हैं, यहां पे कोई स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है क्या एनएचपीसी पे, देखो स्विंग ट्रेड कर सकते हैं क्या, तो लेट मी चेक, इज देयर एनी सेटअप, द आंसर इज नो। यहां पे फिलहाल कोई सेटअप नहीं है, कोई भी स्विंग ट्रेड नहीं बनती है, इस बात को ध्यान में रखना है। हालांकि ये ध्यान रख सकते हो सपोर्ट के पास है नियर ₹75, तो अगर इसके पास आकर कोई कैंडल्स ऐसी बनती है या वहां पे कुछ फॉर्मेशंस होती है तो हम देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आज बन रहा है। आज फिलहाल ऐसी कोई भी कैंडल या फिर हम कह सकते हैं कि सेटअप जो वो नहीं बन रहा है। इसके लिए मैं एक बार फिर से आपके सामने यहां पर डेली चार्ट कन्वर्ट करना चाहूंगा, ताकि आप इस चीज को समझो कि वाकई में कोई सेटअप है भी या नहीं। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला डिमांड जोन, ये जो डिमांड जोन है हम इसकी बात कर रहे हैं। यहां पर जो स्टॉक आ चुका है, तो अब 75 के अगर नीचे जाएगा तो फ्रेश वीकनेस होगी क्लोजिंग बेसिस, 75 के नीचे डेली क्लोज जो है वो वीक करेगी स्टॉक को, ये ध्यान में रखिएगा। और स्टॉक के लिए बड़ा चैलेंज होगा ऊपर में ₹96 को काटना, जो कि आज का हाई है, इसके ऊपर
क्लोज करना भी एक बड़ा चैलेंज स्टॉक के लिए होने वाला है। तो हमें अब ध्यान रखना है कि स्टॉक को कंसोलिडेट करने दो, ओवरसोल्ड हो चुका है, स्टॉक ओवरसोल्ड है, तो ये रुकेगा, डेफिनेटली रुकेगा, बाउंस बैक आएंगे, कुछ होगा तो उसके हिसाब से हमें अपनी प्लानिंग करनी होगी। बट इसलिए कभी इन्वेस्ट नहीं करना कि पूरी दुनिया इसमें पैसे लगा रही है तो मैं भी पैसे लगा दूं। हाँ, ये सच्चाई है कि अब इसके लिए जैसा कि हमने मंथली चार्ट पे देखा है कि एक बड़ी वाली बुल मार्केट जो है वो शुरू हुई है, और ये रियलिटी है कि एक बड़ी वाली मार्केट जो वो शुरू हुई है। लेकिन ये मार्केट अगर खराब होती है तो इसका सिर्फ एक ही रीजन होगा, गवर्नमेंट की नीयत। अगर गवर्नमेंट की नीयत खराब हो गई, यानी यहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट की नीयत इस कंपनी को लेकर ये अच्छी नहीं रही कि इसको प्रमोट करना आगे नहीं करना, तो फिर ये पूरा खराब हो सकता है। हालांकि ऐसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद स्टॉक जब भी नीचे मिलते हैं अपने हाई से काफी अच्छा करेक्ट करके, तो वहां पर अपॉर्चुनिटी होती है और आने वाले साल 2 साल में वहां पे बहुत अच्छे रिटर्न्स देखे जाते हैं। और यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, करेक्शन के बाद अगर साल 2 साल बाद ये चलता है तो बहुत अच्छे रिटर्न देखे जाएंगे। बट अगर किसी की उम्मीद ये है आज लिया है और आज के 2 महीने 3 महीने बाद कोई बहुत बड़े रिटर्न्स मिल जाए, आई डोंट थिंक सो। बहुत बड़े रिटर्न का मतलब 2 गुना 5 गुना या 10 गुना हो जाए, ऐसा नहीं होगा। 10 20 30% रिटर्न वो आप स्विंग से कभी भी निकाल सकते हो, उसके लिए एनएचपीसी पे कोई स्पेशल टैग मार्क लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा एनएचपीसी में क्या किया जा सकता है, और साथ में ये भी क्लियर हुआ होगा भागते हुए घोड़े को ले लो, लेकिन थके हुए घोड़े को तो मत लो जो भाग भाग के थक गया है। चलती हुई ट्रेन में भी आप चढ़ना चाहो, अच्छा चलो ट्रेन चलने वाली है, चढ़ गए, कोई बात नहीं। अरे जो ट्रेन स्पीड पकड़ चुकी है, अब रुकने वाली है, उसके लास्ट स्टेशन आ रहे हैं, वहां पे उसको पकड़ने का क्या फायदा। हाँ, अगर आपको लास्ट स्टेशन पे जाके वो ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को तो यहां जाके बैठना ही, फिर अलग बात है, ये भी आपको समझना होगा। तो आई होप सब कुछ क्लियर हुआ है। फिर भी कोई त्रुटि रही हो, मेरी तरफ से कोई कमी रही हो, तो मुझे क्षमा करने का कष्ट करिएगा। आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप वेब एनालिसिस में आइए, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, सेंड वेब एनालिसिस डिटेल, आपको डिटेल मिल जाएगी। या फिर इस नंबर पे आप मिस कॉल देना चाहें तो मिस कॉल दे सकते हैं, टीम आपको 24 से 48 आवर्स में कांटेक्ट करेगी। रिमेंबर, व्हाट्सअप का रिप्लाई आपको जल्दी आएगा मॉर्निंग में हमारी तरफ से, बाकी जो है अगर आप कॉल करेंगे तो आपको शायद रिप्लाई आने में थोड़ी समय लगे, इस बात का ध्यान रखिए। चैनल की डायमंड मेंबरशिप लेके आप हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले ग्रुप में आ सकते हैं, और एसटीपी चार्ट स्कैनर जो है वो हमारी तरफ से एक सर्विस है जहां हम ब्रेकआउट या फिर रिवर्सल चार्ट का अलर्ट आपको पहले ही देते हैं। उन चार्ट को अगर आप लेना चाहें तो एसटीपी चार्ट स्कैनर में आइए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।